नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण आईएएस में। तो आज के इस एपिसोड में हम मॉडर्न हिस्ट्री के स्वतंत्रता संग्राम जो कि हम अपने पिछले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग जो कि 1915 से 1947 तक हमने समाप्त कर दिया है। इस वीडियो से सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें जिसमें हम गांधी युग को यानी गांधी जी का जब भारत आगमन 1915 से शुरू होता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति और भारत देश आजाद होता है 1947 तक हमने इस वीडियो में कवर किया है। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार तक हम इस वीडियो में कवर किए हैं, तो उसके आगे हम 1947 तक न कर पाए हैं। 1939 और 45 तक ही सेकेंड वर्ल्ड वार तक ही हम समाप्त कर चुके हैं। तो उसके बाद वाले पार्ट में उसके बाद वाले जो भी शेष बचे हुए हैं और 1915 से पहले का और 1945 के बाद का हम सभी जो घटनाएं घटित हुई हैं भारतीय आधुनिक इतिहास में, वो सभी इस वीडियो में कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो संपूर्ण इतिहास आपका धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो कृपया करके अपना सहयोग बनाए रखें, सहयोग इस रूप में करें जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना हो, बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और जो भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं और उनको सहयोग पहुंचाने के लिए आप शेयर करें, शेयर भी करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और जो भी सुझाव हो आपका जैसे कि ऑडियो वीडियो कंटेंट से संबंधित, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में छाप दें। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हुए हैं आज के अपने इस एपिसोड में। तो हम पाकिस्तान की मांग को देख रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि है कि मुस्लिम लीग अधिवेशन इलाहाबाद में 1930 में होता है। ठीक है, इसके छात्र नेता जो हैं मोहम्मद इकबाल हैं और मांग करते हैं कि धर्म के आधार पर राज्य की। 1933 में जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र हैं रहमत अली चौधरी, इन्होंने प्रस्तावित राज्य का नाम पाकिस्तान दिया था। तो पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? रहमत अली ने। इस पाकिस्तान का फुल फॉर्म क्या था और कौन सा क्षेत्र मांग कर रहे थे? पी से पंजाब क्षेत्र मांग रहे थे, ए से अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, के से कश्मीर वाले, एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान वाले क्षेत्र को ये मांग करके एक सम्मिलित रूप से पाकिस्तान शब्द गढ़ा। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है लाहौर में, और इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद से शुरू होता है और 1933 में जो एक पाकिस्तान शब्द गढ़ा जाता है, 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान का प्रारूप जो है सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात खान। इसको प्रस्तुतकर्ता यानी प्रस्तुत कौन किए थे? फजलुल हक। और इसका प्रस्तुतकर्ता का समर्थन कौन किए थे? खलीक कुजम्मा। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये रामगढ़ अधिवेशन 1940 का कांग्रेस का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के 1940 अधिवेशन का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और कांग्रेस ने भी पाकिस्तान की मांग को नम्रतापूर्वक ठुकरा दिया था। इस अधिवेशन में मांग थी कि कांग्रेस में शामिल करो। और 8 अगस्त 1940 में निम्नलिखितों ने भारतीय नेताओं को एक प्रस्ताव भेजा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। 8 अगस्त 1940 में निम्नलिखितों जो कि वायसराय था, उसने नेताओं को एक प्रस्ताव भेजा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अब आइए देखते हैं अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को जो प्रेषित किया गया था निम्नलिखितों के द्वारा, वो क्या है। इस प्रस्ताव जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय नेताओं को दिया गया और प्रसारण किया गया कि युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता की परिस्थिति का वादा, यानी स्वतंत्रता की परिस्थिति बनाई जाएगी, यानी आपको स्वतंत्र किया जाएगा युद्ध के बाद। प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या थे? युद्ध के बाद संविधान निर्माण की एक संस्था बनाई जाएगी जिससे आपका संविधान निर्माण होगा। सेकेंड था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की सेवा में वृद्धि होगी। जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा जिसमें भारतीय नेता भी शामिल होंगे, यानी अभी भी जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में गांधी जी ने इसे धोखेबाजों ने जंग लड़ी की पेशकश कहा, यानी गांधी जी ने कहा कि धोखेबाजों ने जंग लड़ी। ठीक है,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। फिर इसके बाद गांधी जी ने कहा कि अब हम व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाएंगे। क्या रही है व्यक्तिगत सत्याग्रह की भूमिका हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और कैसी रही? क्योंकि गांधी जी ने जो भी सत्याग्रह या फिर जो भी आंदोलन चलाया है, वो कहीं न कहीं आज भी प्रासंगिक है। आज के भी हम सरकारों से अपने बात को मनवाने के लिए उनकी सत्याग्रह से सीख लेते हैं और उनको लागू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। तो ये आरंभ होता है 17 अक्टूबर 1940। अक्टूबर में ही अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को आया आता है। इसके बाद सितंबर बीच पड़ता है। अक्टूबर में 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के सेवाग्राम आश्रम से शुरुआत होती है। प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे को बनाया जाता है। द्वितीय सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त को बनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितीय कौन होते हैं और तृतीय कौन है। गांधी जी ने इसी सत्याग्रह में नारा दिया कि दिल्ली चलो। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह ने दुनिया को झकझोर दिया और कांग्रेस ने द्वितीय प्रस्ताव को फिर से आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने द्वितीय प्रस्ताव फिर से आगे बढ़ाया। इसके बाद क्रिप्स मिशन आता है क्रिप्स प्रस्ताव लेकर। इसका उद्देश्य रहता है कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे भी करके प्रलोभित करके डरा धमका के युद्ध में शामिल कराना होता है ताकि ब्रिटेन की स्थिति मजबूत हो। घोषणा किया जाता है 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का और क्रिप्स मिशन भारत आता है 23 मार्च 1942 को, जिसे टेम्पोररी मिशन कहा जाता है। ठीक है। इस प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु क्या होते हैं? आइए जानते हैं कि ब्रिटिश राज्य का दावा, यानी ब्रिटिश राज्य का जो दावा वादा था, ये करते हैं कि भारतीय संघ की हम स्थापना करेंगे। जो ब्रिटिश राज्य है वो वादा करता है कि भारतीय संघ है उनकी स्थापना करेंगे और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता होगी और संविधान निर्माण परिषद का गठन होगा जिसमें जिसे ब्रिटिश सरकार भी स्वीकार करेगी। यानी आप जो भी संविधान निर्माण करिएगा वो जो ब्रिटिश सरकार है उसे भी स्वीकार्य होगा। रक्षा और वित्त छोड़कर सभी मंत्रालय भारत को देंगे। फिर भी अभी वही बात कर रहे हैं कि एक पेज फंसा रहे हैं कि रक्षा और वित्त को छोड़कर रक्षा और वित्त जो है अंग्रेजों के अधीन रहेगा और बाकी सभी मंत्रालय आपको दिया जाएगा। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वापस लौट गए। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव वापस चला गया। ध्यान रखिएगा कि ये सभी डेट भी पूछे जाते हैं कि कब वो आया था, यानी 23 मार्च को आया और 11 अप्रैल को वापस चला गया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा और जवाहरलाल नेहरू ने इसे डूबते बैंक का चेक कहा है। कहा कि जो बैंक डूब रहा है वो हमें चेक प्रदान कर रहा है, क्रेडिट प्रदान कर रहा है। ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया। कहा कि नहीं, ये सब अब हमें बरगला रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए हमें अब आंदोलन करके ही अपना मांग को मनवाना है। तो इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। महात्मा गांधी का अंतिम बृहद आंदोलन था। यानी इसके बाद अब आंदोलन जो है नहीं होना है क्योंकि भारत अब आजादी की ओर अग्रसर है। इस आंदोलन के कारण क्या रहे हैं? सबसे पहला कारण है कि क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता। यानी कोई भी अंग्रेजों का जो लोक लुभावन प्रस्ताव रहा है वो भारत अब इस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी नेता जो रहे हैं उनके अब जैसे मनोमस्तिष्क में अब सही मतलब कि खारिज होने लग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि ये हमें लुभा रहे हैं और हमें ये सच्चे अर्थों में आज़ादी किए देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये फंसे हुए हैं इसलिए ये अनेक अनेक प्रस्ताव भेज रहे हैं। कैसे फंसे हुए हैं? ब्रिटेन उधर विश्व युद्ध में फंसा हुआ था, तो इसलिए क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण गांधी जी ने ऐलान किया कि अब हमें भारत छोड़ो आंदोलन करना चाहिए। भारत छोड़ो का तात्पर्य अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इत्यादि सभी चरम लेवल पर थी और चरम लेवल पर होने के कारण इससे अधिकांश जनता त्रस्त, यानी सभी जनता त्रस्त थी जो कि आंदोलन में जुड़ने के लिए व्याकुल थी।
इसी को एक गांधी जी ने अवसर के रूप में देखा और सोचा कि नहीं, अगर सभी लोग त्रस्त हैं तो ये सभी एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं। ठीक है? इसके बाद जापान का डर था कि जापान कहीं भारत पर आक्रमण ना कर दे। इससे अंग्रेज़ों जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत पर अगर आक्रमण कर देता है जापान, तो ब्रिटेन की हार होनी तय थी। इसके बाद भारतीय जनमानस में असंतोष की भावना थी। ये तो थी ही, क्योंकि उनके शासन करने का तौर-तरीका या फिर बेरोज़गारी, गरीबी, महँगाई से त्रस्त आबादी, ये सभी। प्रमुख घटना होती है कि पहली बार गुजरात के वर्धा में, ध्यान रखिएगा, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को प्रस्ताव पेश किया गया। किसका? भारत छोड़ो का। ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पेश किया गया? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, गुजरात के वर्धा में। बम्बई अधिवेशन विशेष 7 अगस्त 1942 में प्रस्ताव पुनः पेश हुआ और स्वीकार किया गया। फिर बम्बई अधिवेशन में प्रस्ताव को पेश किया जाता है 7 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होता है और अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। यानी ज्यों ही 8 अगस्त को, देखिए 14 जुलाई को प्रस्ताव पेश होता है, फिर 7 अगस्त को उस पे मुहर लगता है और प्रस्ताव पेश होता है। इसके बाद 8 अगस्त को, 7 अगस्त को प्रस्ताव दोबारा पेश होता है और 8 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत ज्यों ही होती है, ऑपरेशन जीरो आवर यानी 1 घंटे के अंदर में सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस आंदोलन की एक खासियत रही है कि इसमें गांधी जी ने गांधी जी ने एक फील्डिंग सेट करके रखा था, ताकि अगर लेवल वाइज लेवल यानी लेयर वाइज लेयर, चरण दर चरण, इसमें क्या होता है कि अगर एक लीडरशिप बनाई जाती है कि पहले चरण में ये लोग लीडरशिप की भावना में नेतृत्व में रहेंगे, तो जब ये गिरफ्तार हो जाएँगे तो ऑटोमैटिक सेकंड लेयर वाले आगे आ जाएँगे। फिर ये भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये भी आ जाएँगे। ये भी गिरफ्तार, इस तरह से अंग्रेज़ों की विफलता जो है सामने आ जाती। तो इसमें कामयाब भी हुए। जो पहले चरण के लीडरशिप थे वो जेल के अंदर गए, तो फिर सेकंड वाले एक्टिव हो गए और इनकी को एक्टिव होने के बाद ये, और पहले के आंदोलनों में जैसा था कि सभी लोग एक ही लीडरशिप में थे, तो क्या होता था कि अगर एक बार चले जाने के बाद जो आंदोलन था दिशाहीन हो जाता था और इसके बाद धीरे-धीरे समाप्त हो जाता था। तो इसलिए इस प्रकार के चरण को अपनाया गया। इसके बाद वर्धा प्रस्ताव की बात कर लें, जो वर्धा प्रस्ताव हुआ था। बैक चलते हैं, वर्धा प्रस्ताव जहाँ पे प्रस्ताव पेश किया गया था भारत छोड़ो का 14 जुलाई 1942 को गांधी जी ने बैठक बुलाया था और इसके अध्यक्ष बनाए थे अबुल कलाम आज़ाद को। प्रस्ताव किसने पेश किया था? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ था भारत छोड़ो का। गांधी जी ने पेश किया था और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा पास हुआ था। गांधी जी का कथन था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, गांधी जी ने कहा था। इसका भी नारा गढ़ा था यूसुफ मेहर अली द्वारा। इसके बाद बॉम्बे अधिवेशन, जो यहाँ पे सेकंड प्रस्ताव पास करने के लिए बॉम्बे अधिवेशन 7 अगस्त को हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं। तो बॉम्बे अधिवेशन 7 अगस्त 1942 को बम्बई ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसे नया नाम अब अगस्त क्रांति मैदान दिया जाता है, इसमें बैठक हुआ था। अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद और पेशकर्ता थे भारत छोड़ो आंदोलन का जवाहरलाल नेहरू, और गांधी जी का यहीं पर नारा था, करो या मरो, अब यानी लास्ट, करो या मरो। गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए 13 सूत्री कार्यक्रम निर्धारित किए थे। गांधी जी ने टू लाइन लीडरशिप कार्यक्रम का नेतृत्व किया, निर्धारित किया। 13 सूत्री कार्यक्रम की बात करें तो पहला था कि सत्य और अहिंसा, यानी इसमें अहिंसा रहना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। शहर और गांव-गांव में प्रचार होना चाहिए ताकि लोग बृहद रूप में लोग जुड़ पाए। युवा वर्ग की भागीदारी हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि सरकारी संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है, और महिलाओं की भूमिका इसमें एक्टिव होनी चाहिए। और शीर्ष नेता गिरफ्तार हो तो आंदोलन सेकंड लाइन लीडरशिप यानी चरण दर चरण होना चाहिए। ये पूछा जाता है कि चरण दर चरण किस आंदोलन की विशेषता है? नमक कानून का विरोध होना चाहिए और शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, ठीक है, इत्यादि सभी उन्होंने कहा था। द्वितीय चरण पक्ति नेतृत्व दृष्टिकोण जो है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू हुआ। स्थान था बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान, और ऑपरेशन जीरो आवर जो है 8 अगस्त 1942 को रात 12 बजे के बाद सभी शीर्ष नेता को गिरफ्तार किए जाते हैं।
और कांग्रेस की कार्यकारिणी ने इसे अहिंसक पार्टी घोषित कर दिया। इसके बाद गिरफ्तार नेता के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए, सरोजिनी नायडू गिरफ्तार हुए, महादेव देसाई इत्यादि सभी लोग गिरफ्तार हुए। बड़े नेताओं को अज्ञातगामी जेलों में भेजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं पटना के बांकीपुर जेल में थे। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में थे। और 8 नवंबर 1942 को रामकृष्ण नेहरू जी ने सरगुजा के दिवाली पर्वत पर अंबिकापुर जेल में रात्रिकालीन सभा को संबोधित किया। इसके बाद कांग्रेस की विशेष जाति टोली के नेतागण ने भूमिगत प्रचार कार्य किया, जैसे जेपी नारायण। जाति टोली नहीं, मतलब कि जो कि विशेष एक टोली बनाई गई थी जिसको भूमिगत प्रचार करने का कार्य सौंपा गया था। जैसे जयप्रकाश नारायण जी थे, अरुणा आसफ अली थे, भूमि प्रसाद मिश्र यानी दुर्गी चाल थे, और राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर लोहिया थे इत्यादि सभी भूमिगत रह के प्रचार करते थे। इसके बाद देखा जाए कि जो नेता जेल गए हैं कौन कौन सा, जैसे आगा खां पैलेस में रखा गया था किनको, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजनी नायडू को। अल्मोड़ा जेल में रखा गया था जवाहरलाल नेहरू को। बांकुड़ा जेल में मौलाना अबुल कलाम आजाद को। बांकीपुर के जेल में राजेंद्र प्रसाद को। हजारीबाग के जेल में जयप्रकाश नारायण जी को। और अहमदनगर जेल में अन्य सभी नेताओं को रखा गया था। इसके बाद बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताओं की, तो प्रथम चरण में गांधी जी सक्रिय थे। हिंसात्मक गतिविधियां जैसे बम, सरकारी संपत्ति नष्ट, गुप्त रेडियो टावर, सड़कों पर प्रदर्शन इत्यादि किए गए, जबकि अहिंसक रहने के लिए बोला गया, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि ये लास्ट चरण चल रहा था। इसके बाद द्वितीय चरण में भूमिगत नेता सक्रिय हुए, क्योंकि ये जो शीर्ष नेता थे वो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जेल में बंद किए जा चुके थे। इसलिए भूमिगत नेता सक्रिय हुए और गांवों में आंदोलन शुरू किया गया, जैसे बलिया यूपी और तमलुक बंगाल में भी स्वायत्त शासन की शुरुआत किया जाता है। प्रमुख समाचार पत्रों की इसमें भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तृतीय चरण की बात करें तो सशस्त्र आंदोलन होता है। इसमें भी बहुत सारे नेता जैसे कि राम मनोहर लोहिया होते हैं, भूमि प्रसाद मिश्र होते हैं, अरुणा आसफ अली, जेपी नारायण, ये सभी शामिल होते हैं। इसके बाद देखें कि गांधी जी ने आंदोलन की जांच की मांग की एवं 14 फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास भी रखा। ध्यान रखिएगा, 14 फरवरी 1943 को गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा था। और चर्चिल ने जांच को अस्वीकार किया तो वायसराय की परिषद से 2 लोगों ने इस्तीफा दिए, एमएस अड़े और एनआर सरकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की परिषद से 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी को जेल से 6 मई 1944 को रिहा किया गया। फिर गांधी जी को कब रिहा किया गया? 6 मई 1944 को। और भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त होता है। इसी समय गांधी जी की पत्नी और सचिव महादेव देसाई की मौत भी हो जाती है। देखिए, बहुत बड़ा दुखद घटना होता है 1944 को। इसके बाद बात करें सी राजगोपालाचारी योजना। 6 मई 1944 को जेल के रिहा के बाद 10 जुलाई, कब? 10 जुलाई, 6 मई से 10 जुलाई को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता के लिए राजगोपालाचारी को राजी किया गया एवं राजगोपालाचारी ने एक योजना प्रस्तुत किया। योजना क्या था? उसमें प्रावधान क्या थे कि मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस की स्वतंत्रता के मांग का समर्थन करे, यानी जो कांग्रेस मांग रही है उसको जो मुस्लिम लीग है वो समर्थन करे। इसके बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र के सीमा निर्धारण का आयोग बनेगा। जनमत कराकर विच्छेद पर निर्णय वहां की जनता करेगी, यानी कौन कहाँ जाएगा ये वहां की जनता तय करेगी। जनमत से पहले प्रचार प्रसार का भरपूर मौका रहेगा कि आप वहां पे प्रचार करिए, ताकि लोगों में एक निष्पक्ष और पारदर्शिता बने रहे कि उनकी स्थिति कहाँ पे होगी, कहाँ पे वे जाना पसंद करेंगे। इसके बाद निवासियों की अदला बदली उनकी स्वेच्छा से होगी और सभी बातें तभी लागू होंगी जब अंग्रेज जो है भारत को आज़ाद करेंगे। तो आप हमारे साथ, जैसे कांग्रेस का कहना था कि आप हमारे साथ भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन में शामिल होइए और महत्वपूर्ण रूप से जोरों शोरों से आवाज़ उठाइए। इसके बाद हम सभी लोग मिलकर ये इतनी प्रावधान है इसको लागू करेंगे। यह प्रस्ताव गांधी ने जिन्ना के पास लेकर गए। गांधी जी लेकर गए थे जिन्ना के पास, और यहीं पर जिन्ना जो है जिन्ना को जो है गांधी जी ने कायदे आजम कहा। फिर भी यह फॉर्मूला असफल रहा। फिर इसके देखिए,
एक क्रम है कि हमको पढ़ने का, कि जैसे राजगोपालाचारी फॉर्मूला योजना पढ़ें, फिर बेबेल योजना पढ़ेंगे, फिर शिमला सम्मेलन, इसके बाद कैबिनेट मिशन, इसके बाद नौसेना विद्रोह, इसके बाद लाल किले की मुकदमा पढ़ेंगे, फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो कि मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है, फिर अंतरिम सरकार, फिर माउंटबेटन, फिर भारत की स्वतंत्रता। अभी इतने टॉपिक हमको पढ़ना है जो कि क्रम से है। इसके बाद बेबेल योजना जो है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, और बेबेल जो है, बेबेल वहाँ का, बेबेल यहाँ से लंदन जाते हैं। 21 मार्च 1945 को लंदन गए और पीएम चर्चिल तथा भारत के राज्य सचिव एमरी से मिले। कौन? बेबेल। और बेबेल जो है 14 जून 1945 को भारत लौटता है और एक योजना प्रस्तुत करता है। क्या करता है? क्यों योजना प्रस्तुत करता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी है और रूस और यूएसए जो है दबाव बना चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इस विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां पूरे विश्व में खड़ी होती हैं, पहला रूस और दूसरा अमेरिका। तो इन्होंने दबाव बनाया कि आप जाके बेबेल योजना, मतलब एक योजना प्रस्तुत करिए और देश को उस सिरे से मुक्त करिए। इसके बाद भारतीय आंदोलन का भी दबाव था, तो इसलिए बेबेल योजना आता है। इसमें प्रावधान है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सभी भारतीय होंगे। अब यहाँ पर सभी शब्द जुड़ गया, यानी वायसराय जो है शासन करेंगे, प्रशासन करेंगे, तो उसमें सभी भारतीय तय करेंगे। केवल दो, यानी वायसराय और कमांडर इन चीफ जो है, मेन पद जो सबसे मेन लीडरशिप में है, सेनापति और वायसराय, इसको छोड़कर बाकी सभी भारतीय होंगे और सभी मंत्रालय भारतीयों को मिल दिया जाएगा, जो कि रक्षा को छोड़कर होगा। रक्षा यानी आउटर विदेशी कार्यक्रम में। इसके बाद कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी और यह परिषद अंतरिम सरकार की तरह कार्य करेगी। अंतरिम सरकार की तरह सभी नेता को जेल से रिहा करके शिमला में सम्मेलन होगा। इसके बाद होता है शिमला में सम्मेलन। 25 जून से 14 जुलाई 1945 को शिमला में एक सम्मेलन होता है। इसमें सभी राजनीतिक दल के सदस्य भाग लेते हैं और कुल 21 प्रतिनिधि भाग लिए। गांधी जी वहां नहीं गए थे। ध्यान रखिएगा कि शिमला सम्मेलन में गांधी जी की उपस्थिति नहीं थी। प्रमुख नेता की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, अबुल कलाम आजाद होते हैं, सरदार पटेल होते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल होता है, इस्माइल खान शामिल होता है, लियाकत अली जो कि मुस्लिम लीग का उप नेता है वो भी शामिल होता है, अब्दुल रनिस्तर और मास्टर तारा सिंह अकाली दल के नेता जो थे वो भी शामिल होते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यहाँ पर मतभेद होता है और 14 जुलाई को यह समझौता भी असफल हो जाता है। जब तक आप एक मंच पर बैठ के अपनी समस्याओं को सुलझा न लेते हैं, तब तक कोई भी समझौता हो, कोई भी योजना हो, वो असफल ही रहेगा। इसमें हमें ये इतिहास से हमें सीखने को मिला। इसके बाद आजाद हिंद फौज की बात करें, इसका विचार दिए थे कैप्टन मोहन सिंह। इसका संस्थापक थे 1942 में जापान में रास बिहारी बोस और इसका मुख्यालय सिंगापुर था। इसका आजाद हिंद फौज का गठन की पृष्ठभूमि की बात करें तो त्रिपुरी अधिवेशन में जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनने के बाद त्याग पत्र दिए थे, उसी का जो है, जो मध्य प्रदेश में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, उसी के उस वो भी जिम्मेदार कारक रहा है। सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करना, और जुलाई 1940 में बोस जो है नजरबंद कर दिए गए। पठान जियाउद्दीन की मदद से गोमो रेलवे स्टेशन जो है, जो कि झारखंड में है, वहां से कालका मेल से लाहौर पहुंचते हैं और वहां से जर्मनी गए और हिटलर से मिले। ठीक है, क्या हुआ कि इसके बाद हिटलर वहां पे गए तो हिटलर ने जब बोस जी वहां पे गए तो उन्हें नेताजी कहा था। इसलिए आजाद हिंद फौज के अंतर्गत जो सुभाष चंद्र बोस थे वो नेताजी की उपाधि मिली। इसके बाद इंडियन लीजन नामक संस्था की स्थापना जो है वहां पर बोस ने किए थे। बोस का तात्पर्य सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा कि इंडियन लीजन नामक संस्था की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। और फिर वहां से जर्मनी से फिर जापान चले गए। इसके बाद देखें कि रास बिहारी बोस भी जापान गए थे और वहां उन्होंने बैंक ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे। और जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कब बने थे सुभाष चंद्र बोस? जुलाई 1945 में। इसके बाद अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने किया, आजाद हिंद सरकार का।
फौज का पहले गठन होता है, इसके बाद सरकार का गठन करते हैं अक्टूबर 1943 में, एवं आजाद हिंद फौज जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेगी ये भी निर्धारित करते हैं। मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जापान का साथ देगी एवं कुछ नारा दिया, यानी जापान के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि जापान के साथ मिलकर भारत को आजादी दिलाएंगे। यहीं पे नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस कि अब दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीनों नारा यहीं से दिए थे। इन्होंने एक ब्रिगेड भी बनाया, एक नहीं बहुत सारे ब्रिगेड बनाए, जैसे गांधी ब्रिगेड बनाए, रानी झांसी ब्रिगेड बनाए, नेहरू ब्रिगेड बनाए, आजाद सुभाष ब्रिगेड बनाए थे। तो इतना ब्रिगेड बनाए थे। इसके बाद नवंबर 1943 में जापान ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को दिया, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप। इन सभी का नाम बदलकर ये रखा गया, सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। 1944 में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए हैं। और 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस के रूप में मनाया। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से एक संदिग्ध अवस्था में है और वहीं पे लाल किले मुकदमा होता है। लाल किला मुकदमा दूसरा है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का जो कारण है और पुष्टि नहीं हो पाई है। ठीक है, अब लाल किला मुकदमा की बात करते हैं। रेड फोर्ट ट्रायल जिसे कहा जाता है, नवंबर 1945 में होता है। तो गौर करें कि बोस की मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज के सिपाहियों का तेजी से दमन शुरू किया जा रहा था। गिरफ्तार करके मुकदमे चलाए गए, जिसे लाल किला मुकदमा कहा गया, क्योंकि वे सभी इसी किले में ही कैद और मुकदमे चलाए गए। तो लाल किला मुकदमा क्यों कहा गया? क्योंकि इसी किले में मुकदमा चलाए जा रहे थे, इसलिए लाल किला मुकदमा कहा गया। इस फौज में मुख्य अभियुक्त थे, दोषी जो बनाए गए थे, एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे और एक सिख थे। हिंदू में कर्नल प्रेम सहगल थे, मुस्लिम में जो मेजर शाहनवाज खान थे और सिख में मेजर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो थे। इन पर देशद्रोह का कानून और सैनिक कार्यवाही शुरू की जाती है और कांग्रेस के नेताओं ने आजाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया। कांग्रेस के नेताओं ने, जिनका नेतृत्व भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू आदि वकीलों ने पूरे जोरों के साथ किया। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने 30 वर्ष तक काला कोट पहना था। ठीक है, 3 वर्ष तक काला कोट पहना था। इसके बाद परिणाम क्या होता है कि मुकदमा चला एवं सभी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। तभी नारा दिया गया कि लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। यहीं पे नारा दिया गया था कि लाल किला को तोड़ दो और आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। प्रदर्शन और संघर्ष के क्रम में कलकत्ता में 40 लोग मारे गए। तब लॉर्ड वेवल ने फांसी की सजा को रोक दिया अपने विशेषाधिकार से, क्योंकि लॉर्ड वेवल उस समय था गवर्नर वायसराय, तो अपने विशेषाधिकार से फांसी की सजा को रोक देता है। इसके बाद होता है नेवी विद्रोह, नेवल विद्रोह 18 फरवरी 1946 को। ये सैनिक विद्रोह कब होता है? लाल किला मुकदमा कब होता है? नवंबर 1945 को। तो 18 फरवरी 1946 को विद्रोह शुरू होता है बॉम्बे में नेवी के द्वारा, नेवी सेना के द्वारा। HNIS जो तलवार है, प्रशिक्षण पोत पर भारतीय सैनिक ने खराब भोजन, कम वेतन, नस्लीय भेदभाव आदि का विरोध किया, जो धीरे धीरे सभी पोतों पर विद्रोह हो गया। एक विद्रोह से, क्योंकि समस्या सभी जगह का था, तो कहीं से अगर चिंगारी उठती है तो धीरे धीरे सभी जगह फैल ही जाती है, क्योंकि सभी जगह उसके लिए माहौल बन चुका था। इसके बाद सैनिकों ने अंग्रेजों के झंडे उतारकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा फहरा दिया। यानी अपने स्वदेशीय जो जितने भी पार्टियां थी, चाहे वो मुस्लिम लीग ही क्यों ना हो, सभी के झंडे सैनिकों ने फहरा दिए। इसके बाद MS खान को प्रमुख नेता बनाया गया एवं हड़ताल समिति का नेतृत्वकर्ता बनाया गया और राष्ट्रीय मांग शुरू कर दी गई। और विद्रोह दमन करने के लिए एडमिरल जो है गॉडफ्रे को बुलाया जाता है। तो भारतीयों ने 22 फरवरी 1946 को हड़ताल बुलाया, जहां 2 लाख मजदूर जुट गए और सभी ने समर्थन किया। सरदार पटेल और जिन्ना के अनुरोध पर सैनिक विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया 23 फरवरी 1946 को। किनके किनके? सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के अनुरोध पर सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद उनकी मामला को सुलझाया गया। फिर अब आगे बढ़ते हैं। भारत में आम चुनाव होता है
जुलाई 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, लेबर पार्टी जीती और एटली प्रधानमंत्री बनता है। इससे पहले विंस्टन चर्चिल था और एटली बाद में प्रधानमंत्री बनता है। एटली ने वेवेल को कहा कि भारत में प्रांतों और केंद्रों में चुनाव कराओ। इसके बाद आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग और बाकी पर कांग्रेस जीती। चुनाव कराया जाता है। उसके बाद जो आरक्षित सीटें हैं उस पर मुस्लिम लीग जीतती है और बाकी पर कांग्रेस। कुल 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं जिसमें 8 में कांग्रेस जीतती है। 2 में बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी मिलकर चुनाव जीतती है और प्रांत 1 में अकाली दल और यूनानिस्ट पार्टी जो थी वो चुनाव जीतती है, मिलके दोनों। इसके बाद देखा जाए तो कांग्रेस जो है कुल प्रांतों में कितने सीट जीतती है, तो 923, मुस्लिम लीग 425, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय चुनाव में जो 102 सीट पे होता है उसमें 59 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग को 30, 2 अकाली दल को, 2 यूरोपियन भी पार्टी थी और निर्दलीय 3 को। नेक्स्ट देखें कैबिनेट मिशन 1946, इंपॉर्टेंट है। 14 मार्च 1946 को जो है सांप्रदायिक गतिरोध और राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजता है और इसमें 3 सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कब भारत पहुंचा, तो 24 मार्च 1946 को, और योजना बताया है 16 मई 1946 को। लक्ष्य क्या है इसका कि भारत में तत्काल अंतरिम सरकार का गठन करना, संविधान सभा का गठन करना, संविधान निर्माण के लिए विस्तृत योजना प्रस्तुत करता है और वायसराय ने नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। वायसराय ने नेहरू जी को अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया अगस्त 1946 में। इसके बाद नेहरू ने स्वीकार कर लिया तथा जिन्ना में असंतोष की भावना के कारण प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई जाती है। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसे हिंदी में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहा जाता है। ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करें तो 16 अगस्त 1946 में बंगाल में हुसैन सहित सुहरावर्दी की सरकार थी, जिसके जिन्ना के एक आदेश पर बंगाल में खून की नदियां बहीं और हिंदुओं के घर और दुकान को लूटा गया। जिन्ना के एक आदेश पर महात्मा गांधी के बंगाल जाने पर नरसंहार रुका तो माउंटबेटन ने यहीं पर कहा कि जो 50,000 बंदूकों वाली सेना नहीं कर सकी वो एक अकेला गांधी ने कर दिया। इसके बाद 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटेन जो है भारत को आजाद कर देगा। ये वायसराय माउंटबेटन बनाया जाएगा। भारत की विभाजन के लिए वायसराय माउंटबेटन को बनाया जाएगा, ठीक है। तो जून 1948 तक अल्टीमेटम टाइम देता है कि हम जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। मार्च 1947 में पंजाब में भीषण दंगा हुआ तो माउंटबेटन ने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू बनाम मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया और विभाजन के लिए सहमति बनी। यानी इन सभी को एक टेबल पे बैठाता है कौन, माउंटबेटन, और विभाजन के लिए एक सहमति बनाता है और विभाजन की विस्तृत योजना बीपी मेनन और माउंटबेटन ने बनाया। फिर ब्रिटेन भेजा गया तथा माउंटबेटन ने प्रस्तुत किया वहां पर। 3 जून 1947 को सभी ने स्वीकार कर लिया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में चर्चा और पारित होती है और 15 अगस्त को भारत आजाद हो जाता है। अतिरिक्त जानकारी में देख लें कि अगस्त में व्यक्तिगत रूप से वर्धा बॉम्बे के भारत छोड़ो आंदोलन से गुस्सा कर राजा जी यानी राजगोपालाचारी ने बवाल करके शिमला वहां पर चले गए और कुछ दिनों में फिर चुनाव हुआ तो लाल किले पर आए। नेवी विद्रोह को शांत कर कैबिनेट मिशन के साथ प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाए, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि 14 फरवरी 1943 को गांधी जी 21 दिन का भी उपवास किए थे, ठीक है। वही अगस्त की ये सभी है, आप स्क्रीनशॉट लेकर, जो कि हमने बता दिया है, ये सभी एक जगह लिस्ट में दे दिया गया है कि आप याद रखें। नेक्स्ट देखें अब इसके बाद 1857 की क्रांति को हम फिर पुनः पीछे से स्टार्ट। जो 1857 की क्रांति है, बात करें का सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर कारण, इसके बाद परिणाम, केंद्र और नेतृत्वकर्ता इत्यादि सभी हम देखेंगे, ठीक है। देखिए 1757 से 100 वर्ष के बाद 1857 आता है।
1757 में जो है प्लासी के युद्ध से बंगाल पे शासन शुरू करता है अंग्रेज, और 1857 की क्रांति तक कंपनी शासन करती है। इसके बाद 1857 से 1947 तक लगभग 100 वर्षों तक फिर ब्रिटिश शासन शुरू करता है। 1857 में सिपाही विद्रोह होता है। उसके बाद जन विद्रोह। मुख्य कारण है कि शोषणकारी और दमनात्मक कार्य और विस्तारवादी नीतियां इनकी बेहद ही क्रूरतक साबित होती हैं। भू राजस्व कुछ नीतियां हैं जो कि अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी इत्यादि सभी हैं। ये भी इसका कहीं न कहीं जिम्मेदार कारक के रूप में माना जा सकता है। धार्मिक मामले में इंटरफेयर जो है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल साबित करता है। टैक्सेशन जो है, बहुत अधिक करारोपण किया जाता है, और आर्थिक शोषण यानी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो है, वो भी बहुत जिम्मेदार कारक रहते हैं। इसमें एक 1857 की क्रांति का मतलब ही होता है मंगल पांडे, जो कि इनके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 34वीं बटालियन के ये ब्रिटिश सैनिक थे, ब्रिटिश सरकार में सैनिक के पद पे कार्यरत थे। 1857 के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? पामस्टन। ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का पीएम कौन था? तो पामस्टन थे। महारानी थी विक्टोरिया, और गवर्नर जनरल कैनिंग कैनिंग थे, ठीक है? इस और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी बने और प्रथम वायसराय भी बने। ब्रिटिश सेनापति जो थे, वो जॉर्ज एनिसन थे। ब्रिटिश सेनापति कौन थे 1857 के क्रांति के समय? जॉर्ज एनिसन। भारत का सम्राट कौन था, यानी मुगल सम्राट? बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय। क्रांति की प्रतीक क्या थी? रोटी और कमल। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 10 मई 1857 मेरठ से। क्रांति की प्रथम घटना जो है 12 मई 1857, लाल किला पर सैनिकों की कब्जा, यानी 10 मई 1857 से सैनिक की काफिला जो है 12 मई यानी 2 दिनों में लाल किला पर पहुंचकर वहां से शुरुआत कर देती है क्रांति। इसके बाद क्रांति के परिषद का निर्माण और नेतृत्वकर्ता जो है बख्त खान थे। ये बख्त खान कौन थे? ये जो बहादुर शाह जफर थे, यानी बहादुर शाह द्वितीय, उनके सेनापति थे। तो इन्हीं के तत्वाधान में ये क्रांति को शुरू किया जाता है, और जो अपना नेता जो है माना जाता है किनको? सॉरी, अपना नेता माना जाता है बहादुर शाह जफर को, ठीक है? आपातकालीन जो ब्रिटिश मुख्यालय है, वो इलाहाबाद को बनाया जाता है। विद्रोह का कारण की बात करें तो सबसे पहला तात्कालिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सैन्य और प्रशासनिक कारण। एक कारण कोई जिम्मेदार किसी क्रांति के लिए नहीं होता है, बल्कि अनेक कारण मिलकर और एक सबसे तात्कालिक कारण होता है, जो कि इम्पोर्टेंट कारण होता है। तो सबसे पहले आर्थिक कारण की बात करें तो भू राजस्व, अधिक टैक्सेशन, अकाल वक्त भी कर संग्रह किया जा रहा था, बाढ़ के समय भी कर संग्रह किया जा रहा था, और 1813 की जो मुक्त व्यापार की नीति थी, यहाँ के वस्तुओं पर टैक्सेशन लगा दिए जाते थे, और विदेशी वस्तुओं का जो निर्यात किया जाता था उसमें टैक्स फ्री किए जाते थे, जिससे विदेशी वस्तुएं भारतीय बाजार तक अत्यधिक सस्ते और अत्यधिक मात्रा में पहुंच पा रही थी, और भारतीय जो वस्तुएं थे वो बहुत अधिक टैक्सेशन के कारण बाहर जाकर बहुत महंगी हो रही थी। तो कोई क्यों खरीदेगा भारतीय वस्तु इतनी महंगी? तो ये दोहरा टैक्सेशन जो था, 1813 की मुक्त व्यापार की नीति जो थी, ये भी कहीं न कहीं आर्थिक कारण के रूप में जिम्मेदार रहती हैं, और औद्योगिकरण यानी उद्योगों का विनाश जो है, ये भी कहीं न कहीं शामिल होता है। कुटीर जो है, यानी लघु उद्योग, हस्तशिल्प, लघु उद्योग जो है, ये भी सभी बंद हो रहे थे। इत्यादि भी जब भी छोटे मजदूर जो थे और छोटे कारीगर थे, उनका भी जीना मुश्किल हो रहा था। ये सभी जिम्मेदार थे, सभी एक प्लेटफॉर्म की इंतजार कर रहे थे। इसके बाद बात करें राजनीतिक कारण में, तो राजनीतिक कारण विस्तारवादी जो थे, कि अंग्रेज जो थे भारतीय राजाओं को कहीं न कहीं किसी गलत गलत आरोप लगाकर और उनके शासन को अपने शासन में मिला लेना, और उनकी राजा की गद्दी थी उनको समाप्त कर देना। तो ये भी कहीं न कहीं शामिल थी। जैसे कि 2 सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत जो कि, और सहायक संधि। सहायक संधि जो वेलेज़ली लाता है, वेलेज़ली, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी है। डलहौजी जो है, ये सभी दोनों सिद्धांत भी कहीं न कहीं राजनीतिक कारण के रूप में जिम्मेदार भूमिका निभाते हैं।
मुगलों का अपमान भी किया जाता है, जिससे राजा जो यहाँ की आम जनता थी, वो मुगलों को अपना राजा के रूप में देखती थी, आदर्श के रूप में मानती थी और उनका अपमान यहाँ की जनता नहीं सह सकती थी। इनाम आयोग द्वारा जागीरों का जब्त करना, जो इनाम आयोग दुर्भिक्ष के समय में बना था, उनके द्वारा जागीरों का जब्त किया जाना इत्यादि भी कारण था। प्रशासनिक कारण की बात करें तो सामान्य प्रशासन की दमनकारी नीतियाँ जो हैं, प्रशासन की दमनकारी नीतियाँ, भ्रष्टाचार व्यापक रूप से शामिल था और जटिल भेदभाव और न्यायपूर्ण व्यवस्था, मतलब न्याय भेदभावपूर्ण न्याय व्यवस्था थी। यानी न्याय भी सही ढंग से नहीं हो पाता था, इसका भी कारण था। तो सामाजिक और धार्मिक कारण की बात करें तो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, यानी सेना में शामिल होना, तो उसमें सीखा नहीं रखना है, इत्यादि सभी बहुत कारण थे। चर्बी का इस्तेमाल, बहुत सारे कारण थे। इसके बाद भारत में ईसाईकरण का प्रयास, सभी को ईसाई में प्रमोट किया जा रहा था। सेना में प्रमोशन किया जा रहा था ईसाइयों को। धन और नौकरी का प्रलोभन देकर भी ईसाई बनाया जा रहा था। इसकी वजह से भी यहाँ के जो जातिगत रूढ़िवादिता थी, वो भी मतलब रुष्ट हुई। लेक्स लॉकी का अधिनियम एक है, वो भी कहीं न कहीं कारण के रूप में रहा है। और सैन्य कारण की बात करें तो पहला है नस्लीय भेदभाव, जो कि यहाँ पे बहुत पहले से तो थी ही, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद वो दूसरे तरीके का नस्लीय भेद शुरू कर देते हैं। वेतन असमानता जो है, जो ईसाइयों को वेतन बहुत ज़्यादा मिलता है, फिर मुस्लिमों को प्रमोट करने लगता है, जिससे हिंदू भी रुष्ट होने लगते हैं। और डाकघर अधिनियम 1854 में जो है, सैनिकों की मुफ्त पत्र सेवा जो है बंद कर दी जाती है। इससे सैनिक जो है नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर सेना में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ जैसे सूचना घर तक तो पहुँचनी चाहिए मुफ़्त में। तो डाकघर अधिनियम 1854 के आने के बाद मुफ़्त सेवा, जो पत्र की सेवा थी, वो बंद कर दी जाती है। और 1856 में सैनिकों को विदेश में सेवा देना होगा, समुद्र पार करना महापाप माना जाता था हिंदू धर्म में। और वहीं से कहा गया कि नहीं, आपको सेवा देना विदेश में भी है, और विदेश में ही नहीं, इंडोनेशिया में जाकर आपको प्रशिक्षण भी लेना है। इससे सैनिकों में रुष्टता की भावना उत्पन्न होती है। इसके बाद तात्कालिक कारण की बात करें तो 1856 के जो जनरल सर्विस इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसके अनुसार नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिस पर गाय और सूअर की चर्बी लगने से सैनिकों ने चलाने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा के लिए 18 अप्रैल 1857 का दिन निर्धारित किया जाता है, परंतु 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी गई। इसके कारण 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हो जाता है। निर्धारित किया जाता है 18 अप्रैल, लेकिन 8 ही अप्रैल को जल्दीबाजी में फांसी दे दिया जाता है, इसलिए 10 मई को मेरठ से विद्रोह शुरू हो जाता है। विद्रोह का केंद्र देखा जाए तो बिहार, जो कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। इनका कारण था कि जमींदारी जो है कर वसूली नहीं होने की वजह से छीनी जा चुकी थी। बकाया बढ़ा दिया गया और महल जब्त करने तक की बात आई। इसके बाद एक पीर अली थे, जो कि पटना में बुक सेलर थे, और ये भी शामिल थे इसमें। इसके बाद जो भारतीय, अब हम एक नए टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी के रूप में स्थापित की जाती है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। बहुत सारे इसकी स्थापना से बहुत सारे लोगों का कुछ नेगेटिव तर्क भी हैं, कुछ पॉजिटिव तर्क भी हैं। तो सभी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों वे लोग नेगेटिव तर्क देते थे इस पार्टी को लेकर। तो चलिए, सबसे पहले बात करें इसके कालानुक्रम को, कि सबसे 1883 में जब भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होता है, और 1885 में इसकी बैठक पूना में होनी थी। 1885 में बैठक पुणे में होनी थी, जहाँ पे प्लेग नामक बीमारी एक महामारी के रूप में फैली। तो इसी कारण इसका बैठक जो है 1885 में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। और इसका यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। इस बैठक में कुल 72 सदस्य थे, जिनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, केटी तेलंग, आनंद चारलू, गोपाल कृष्ण गोखले जी, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, दीन सावाचा इत्यादि सभी लोग इस बैठक में शामिल थे। कुल 72 सदस्य शामिल थे। जो कौन-कौन कहाँ-कहाँ से थे? तो बॉम्बे प्रांत से, क्योंकि बॉम्बे में ही हो रहा था, तो यहाँ पे 38 सदस्य थे।
मद्रास से 21 सदस्य थे, यूपी से 7 सदस्य थे, पंजाब से 3। उस समय यूपी को यूनाइटेड प्रोविंशियल कहा जाता था, संयुक्त प्रांत। और पंजाब से 3 सदस्य थे, बंगाल से 3 सदस्य थे। क्योंकि बंगाल से कम इसलिए थे क्योंकि उसी समय फिरोज शाह मेहता की एक बैठ सॉरी फिरोज शाह मेहता की नहीं, एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक चल रही है बंगाल में ही। बंगाल से कम सदस्य यानी 3 इसलिए थे क्योंकि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बैठक कलकत्ता में चल रही थी, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसलिए वे आईएनसी की पहली बैठक में नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि आईएनसी के प्रथम बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पास हुए थे। कितने प्रस्ताव? 9 प्रस्ताव। सबसे पहला व्यय की जांच, इसके बाद बर्मा को अलग से शासन, सेना पर खर्च जो है उसको 50% तक कम करना, और आईसीएस की परीक्षा की उम्र जो है 19 बरिस से 23 बरिस कर देना, और आईसीएस की परीक्षा भारत में आयोजित करना, और इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए। बजट की चर्चा में सभी भारतीयों को शामिल किया जाए। उपरोक्त प्रस्ताव को राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए तथा लागू कराया जाए। और 9 नंबर यानी सबसे लास्ट में लिखा जाता था कि अगली बैठक कहाँ पर होगी, कौन अध्यक्ष बनेगा। तो अगली बैठक कलकत्ता में होगी। भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बना। इसके बाद कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। यह शब्द यूएसए से दादा भाई नौरोजी ने लिया था, और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। अध्यक्ष जो है डब्ल्यू सी बनर्जी बनते हैं। एलन एक्टुबियम ह्यूम जो है सचिव बनते हैं। भारत का वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इसके बाद बनाने का उद्देश्य देखते हैं कि विभिन्न प्रांतों में के नेताओं को एकजुट करना। कारण क्या था बनाने का? तो विभिन्न प्रांत के नेता जो थे उनको एकजुट किया जाना, और उनके सभी विचारों का एक समग्र रूप तैयार किया जाना, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक आकार देने के लिए इन नेताओं के सभी विचारों को आकलन किया जाना, और कितना सही है और कितना रूप से प्रभावी होगा, इन सभी का एक सम्मिलित आंकड़ा तैयार करना, और उस पे सभी पे संशोधित करके आज़ादी के लिए एक रणभूमि यानी पृष्ठभूमि तैयार करना शामिल था। जिससे राष्ट्रीय एकता का विकास होगा, और सभी देश भर के सभी नेताएं अगर एक बार एक जगह शामिल होंगे तो पूरी जनता एक जगह एकत्रित होगी। इसके बाद भारतीय जनमानस की समस्याओं पर विचार विमर्श करना एवं समाधान करवाना, और भारतीयों और अंग्रेजों के बीच के संबंधों को मधुर करना इत्यादि सभी शामिल थे। प्रमुख कथन देखा जाए तो कलकत्ता के अखबार द इंडियन मिरर जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। ये इंडियन मिरर मिरर जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, उनकी जो इंडियन मिरर अखबार है उनके अनुसार, और कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है, ये भी कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस देश की सूक्ष्म जो है अल्पसंख्यक जनता की का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि ये इसलिए कहा था क्योंकि उस प्रथम जो सभा थी उसमें 72 लोग ही शामिल हो पाए थे, और डफरिन जो है मना कर रहा था इस सब करने के लिए। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, क्योंकि कांग्रेस में उस समय उदारवादियों की संख्या बहुत थी, और 4 पी पे शामिल थी, प्रार्थना पर इत्यादि सभी। तो इस चूंकि अरविंदो घोष जो थे वो गरम दल के नेता थे, तो उनकी विचारधारा इसमें पूरी तरह से मैच नहीं हो रही थी, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था। आगे देखें कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यानी कांग्रेस के लोग जो जितने भी हैं वो पद के भूखे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, वो अपनी इच्छा जाहिर किए थे। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं उसे मरता हुआ देखूं। कौन? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कई बार पूछा जाता है गांधी जी और ये सभी जितने भी विचार हैं सभी इंपॉर्टेंट विचार है कांग्रेस से रिलेटेड। एक कूपलैंड जो है एलन एक्टिवियम ह्यूम के अनुसार कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के शत्रु के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में हुआ है। ये कूपलैंड, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने कहा है कि कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही सोचा गया था या न ही योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था ये कट्टर और रूढ़िवादिता मुस्लिम थे, ठीक है, और इन्हीं का सहारा लेकर अंग्रेज मुस्लिमों को और हिंदुओं से फुट डालने में सफल रहे। कांग्रेस का पिता जो थे एलन एक्टिवियम ह्यूम को कहा जाता है, और लाला लाजपत राय जो थे ह्यूम के बारे में कहे थे कि ह्यूम जो है स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय जो है भारत की दुर्दशा पर
रोता था। ये लाला लाजपत राय ने कहा था, किनके लिए? ह्यूम के लिए। क्या कि स्वतंत्रता के पुजारी थे ह्यूम और उनका हृदय जो है भारत की दुर्दशा पर रोता था। कांग्रेस गठन के विभिन्न सिद्धांत के बारे में बात करें तो सबसे पहला है कि सुरक्षा कपट का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व जो है, ये लाला लाजपत राय ने कहा था कि जो भी कांग्रेस जो है वो सुरक्षा कपट रखती है अंग्रेजों के लिए। षड्यंत्र का सिद्धांत जो है यानी अंग्रेजों का षड्यंत्र करता है कांग्रेस, तो ये रजनी पामदत्त ने कहा था। तड़ित चालक का सिद्धांत जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कांग्रेस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं हम इसके अधिवेशन के बारे में। तो इसका अधिवेशन 1885 से 1947 तक के इम्पोर्टेंट सभी अधिवेशनों पे हम चर्चा करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका एक भी प्रश्न कहीं से छूटने वाला है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, कृपया करके आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रथम अधिवेशन की ओर। प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, विमोश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। कुल मुस्लिम सदस्य जो थे इसमें 2 थे। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि प्रथम अधिवेशन में कितने मुस्लिम सदस्य थे? 2 थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसमें भाग नहीं लिया था, चूंकि हम बता ही चुके हैं कारण कि वो अपने एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उनकी सभा थी उसमें वो बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसी अधिवेशन में किया गया। इसके बाद द्वितीय अधिवेशन 1886 की बात करें तो ये कलकत्ता में किया गया। पहला जो है बॉम्बे में, दूसरा जो है कलकत्ता में। इसका अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है। ये पारसी थे, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष बनाए गए दादा भाई नौरोजी। देखिए, डब्ल्यू सी बनर्जी जो है ये 2 बार अध्यक्ष बने थे। पहला बार अध्यक्ष 1885 में और दूसरा बार 1892 में इलाहाबाद के में बने थे। इसके बाद दादा भाई नौरोजी जो है कुल 3 बार अध्यक्ष बने। वो 1886 में जो है कलकत्ता में बने सेकेंड अधिवेशन में, दूसरी बार 1893 लाहौर में और तीसरी बार 1906 कलकत्ता में। इसमें कुल मुस्लिम सदस्य जो थे वो 33 थे, यानी पहले में 2 थे और दूसरे में 33 थे। तीसरे अधिवेशन की बात करें तो ये 1887 में होता है और ये जो है दक्षिण भारत यानी मद्रास में होता है और इसका अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी को गया, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। इसके तथ्य के बारे में विचार करें तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना इन्हीं के समय में की और इन्होंने नारा दिया कि कांग्रेसी बनो। डफरिन ने जहां आलोचना कर रहा है तो वहीं पे नारा दिया जाता है कि कांग्रेसी बनो, यानी कांग्रेस से जितनी जितनी जनसंख्या में हो सके जुड़ सकते हैं। चतुर्थ अधिवेशन जो है 1888 में होता है इलाहाबाद में। इसमें जॉर्ज यूले अध्यक्ष बनता है। जॉर्ज यूले ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बनता है, जॉर्ज यूले। इसके बाद सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का यहीं पर विरोध किया और सरकारी अधिकारियों पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि वे कांग्रेस के अधिवेशनों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। सरकारी अधिकारियों पर किसने लगाया? ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया कि वे कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। लाला लाजपत राय पहली बार इसमें शामिल हुए थे, यानी यहीं पे प्रथम बार लाला लाजपत राय शामिल हुए और जॉर्ज यूले को देखे तो वो थोड़ी सी उनका जो विचारधारा है वो बदल गया। इसके बाद पांचवा अधिवेशन जो है 1889 में हुआ था, स्थान जो था बॉम्बे में। इसमें अध्यक्ष बनाया जाता है विलियम बेडरमन, यानी लगातार 2 1888 और 1889 इन दोनों में अंग्रेज को अध्यक्ष बनाया गया। तो इसीलिए कहा गया कि कांग्रेस जो है अंग्रेजों की सेफ्टी वॉल्व है। पहली बार महिलाओं ने अधिवेशन में भाग लिया 1889 के अधिवेशन में। इसमें कुल 10 महिलाओं को रजिस्टर्ड किया गया, लेकिन प्रेजेंट रही 6 गो, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी पंडिता रमाबाई, स्वर्ण कुमारी देवी, जानकीनाथ घोषाल, कदाम्बिनी गांगुली इत्यादि सभी लोग शामिल रहे। एलन एक्टोबियम ह्यूम की जीवनी जो है विलियम बेडरमन ने ही लिखी है। ध्यान रखिएगा कि एवो ह्यूम के जीवनी को किसने लिखा है? विलियम बेडरमन। और एवो ह्यूम को स्वतंत्रता की पुजारी किसने कहा है? लाला लाजपत राय ने। इसके बाद छठा अधिवेशन जो है 1890 में होता है, स्थान कलकत्ता होता है और अध्यक्ष जो है
फिरोज शाह मेहता जो कि इंडियन नेशनल फिरोज शाह मेहता होते हैं। और इस टाइम ही पहली महिला जो स्नातक होती हैं कदाम्बिनी गांगुली पहली बार कांग्रेस के मंच से संबोधन करती हैं और अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करती हैं। यानी पहली महिला को बोलने का अवसर 1890 के कलकत्ता अधिवेशन से दिया जाता है। 1892 में जो है इलाहाबाद में डब्ल्यू सी बनर्जी सेकेंड और लास्ट बार अध्यक्ष बनते हैं। 1893 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी सेकेंड बार अध्यक्ष बनते हैं। 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड वेब तीसरा अंग्रेज बनता है। और 1895 में पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है पहली बार अध्यक्ष बनते हैं। ध्यान रखिएगा कि 1895 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये वाले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, ये पहली बार अध्यक्ष बनाए जाते हैं और कांग्रेस में शामिल किए जाते हैं 1895 में। नेक्स्ट बात करें 12वां 1896 की बात, तो ये कलकत्ता में होता है। ध्यान रखिएगा ये वाला डेट। इसका अध्यक्ष जो है रहीमतुल्ला सयानी बनते हैं। और पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो वंदे मातरम गीत गाया जाता है वो इसमें गाया जाता है इस कांग्रेस के अधिवेशन के मंच से 1896 में। रहीमतुल्ला सयानी थे, कलकत्ता में अधिवेशन चल रहा था। इसके बाद 1901 के अधिवेशन की बात करें तो ये कलकत्ता में हुआ और इसका अध्यक्ष जो है दिनसा वाचा को बनाया गया। और गांधी जी पहली बार इस अधिवेशन में भारत में शामिल हुए थे 1901 में। तो जब भी पूछा जाएगा कि गांधी जी कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन का हिस्सा कब बने थे तो 1901 में हुआ। फिर यहाँ से चले गए साउथ अफ्रीका। इसके बाद में आए 1915 में, तब यहाँ से निरंतर भारतीय आजादी में हिस्सा बने थे। इसमें उदारवादी और युवा नेता के बीच मतभेद जो है खुलकर सामने आया। उदारवादियों से सभी को परेशानी थी क्योंकि सभी लोग गरम दल के थे, यानी युवा जो थे क्रांतिकारी थे और गरम दल के इसमें अलग ही थे। तो यहाँ पे सबसे पहली बार 1901 में मतभेद शुरू होना होता है। और 1902 में अहमदाबाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनते हैं और आईसीएस परीक्षा में उम्र बढ़ाने की मांग की जाती है 1902 के अहमदाबाद अधिवेशन में। ठीक है, आगे की ओर गमन करते हैं तो 1904 के अधिवेशन जो है वो बॉम्बे में होता है और सर हेनरी कॉटन इसमें अध्यक्ष बनते हैं। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस के इधर अधिवेशन में भाग लिया था। यानी मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कब शामिल हुआ था तो 1904 के बॉम्बे के अधिवेशन में शामिल हुआ था। 1905 के अधिवेशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, बनारस में होता है। गोपाल कृष्ण गोखले इसमें अध्यक्ष बनते हैं। और 1905 ध्यान रखिए कि बंगाल विभाजन के टाइम का है और बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था और इसमें ही गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता कहा गया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तर्ज पर इसमें स्वशासन की मांग की गई और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी इसमें पारित होता है। यानी इसमें कुल विपक्ष का नेता घोषित किया गया गोपाल कृष्ण गोखले जी को और स्वशासन की मांग की गई और स्वदेशी की मांग की गई। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन प्राप्त हुआ और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की जाती है। बात 1906 के अधिवेशन की करें तो यह भी कलकत्ता में होता है और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष और अंतिम बार अध्यक्ष बनते हैं। इसके सचिव जो है मोहम्मद अली जिन्ना बनता है और मुख्य बिंदु की पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, यह दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता वाला आखिरी अधिवेशन था। मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन के सचिव थे। सॉरी, नेक्स्ट जो है 1907 की बात करें। 1907 का अधिवेशन जो था सूरत में हुआ था। डॉक्टर रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का विभाजन यहीं पर हुआ और रास बिहारी बोस पर कोई चप्पल फेंका जिससे अध्यक्षता इससे नरम और गरम दल में विभाजन हुआ। गरम दल के नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद 1911 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में होता है, बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष होते हैं और प्रथम बार इस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। ये ध्यान रखिएगा कि वंदे मातरम कब गाया गया और जन गण मन कब गाया गया, तो ये 1911 के अधिवेशन में जन गण मन गाया जाता है। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को। 27वां अधिवेशन 1912 में होता है बांकीपुर पटना। ध्यान रखिएगा कि बिहार से रिलेटेड परीक्षाओं से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं आप, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये बिहार में प्रथम अधिवेशन होता है बांकीपुर पटना में, जिसके अध्यक्ष होते हैं RN मुधोलकर। और बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन है और बिहार में कुल 3 अधिवेशन होता है। एक 1912 में जो कि पटना में होता है जिसके अध्यक्ष RN मुधोलकर होते हैं। 1922 में गया में राम होता है जो कि CR दास होते हैं, चित्तरंजन दास। इसके बाद 1940 में एक जो कि वर्तमान में झारखंड में चला गया है लेकिन उस समय बिहार में ही था, तो ये रामगढ़ में होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे। इसके बाद एलन एक्टुबियम ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित
किया गया। नेक्स्ट है 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है लखनऊ में। यहाँ पर अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष होते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है, जिसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। इस समझौता के सूत्रधार जो थे वो तिलक और जिन्ना थे और मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन जो है यहाँ पे मांग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लेती है और यहीं पे थोड़ा सा कांग्रेस की भूल मानी जाती है कि पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। और यहीं पे गरम दल और नरम दल के बीच भी समझौता होता है, एनी बेसेंट और तिलक की मध्यस्थता से। मदन मोहन मालवीय ने इस अधिवेशन विशेषकर समझौतों का विरोध किया, मदन मोहन मालवीय जी ने, और बाल गंगाधर तिलक को फिर से कांग्रेस में शामिल किया गया। बाल गंगाधर तिलक को इसके बाद पहली बार सरोजनी नायडू ने इस अधिवेशन में भाग लिया। यानी सरोजनी नायडू जो है कब भाग लेती हैं? 1916 में, और ये अध्यक्ष बनती हैं 1925 में। नेक्स्ट है कि 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं और ये प्रथम महिला एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनती हैं 1917 में बनती हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी जो यूरोपीय महिला थी। अधिवेशन में प्रथम बार तिरंगा झंडा को फहराया जाता है 1917 में। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है कि अमृतसर में होता है और इसके मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं और जालियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की जाती है और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए गए हैं। 1920 के अधिवेशन जो है वो एक सामान्य या वार्षिक अधिवेशन जो है कि वार्षिक अधिवेशन नागपुर में होता है। इसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी होते हैं और भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन जो है इसके प्रस्ताव को पारित किया जाता है और देशी रियासतों के प्रतिनिधि की घोषणा की जाती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देना इसी में शामिल था और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम तय किए जाते हैं इसी में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, ठीक है, यहाँ से जो कि सामान्य अधिवेशन है। एक होता है विशेष अधिवेशन जो कि कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी को बनाया जाता है और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और स्वीकृति भी प्रदान की जाती है। इसके बाद 1922 का अधिवेशन होता है। 1922 का अधिवेशन जो कि बिहार में होता है, जो कि बिहार के गया में, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनते हैं और ये द्वितीय अधिवेशन बिहार में होता है और यहीं पर सीआर दास ने इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ने का प्रस्ताव खारिज हुआ तथा सीआर दास ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया और अध्यक्ष जो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन बने? चित्तरंजन दास। और सचिव कौन बने? ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जाता है कि सचिव कौन बनते हैं और अध्यक्ष कौन बनते हैं। तो मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे और अध्यक्ष सीआर दास बने थे। इसके बाद 1923 का अधिवेशन जो है दिल्ली में होता है। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद होते हैं और ये 35 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष बनते हैं। इसी अधिवेशन में तय हुआ कि स्वराज पार्टी जो है को कांग्रेस में विलय किया जाना चाहिए। इस 1923 के अधिवेशन में तय हुआ कि स्वराज पार्टी को कांग्रेस में विलय किया जाएगा और मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे लंबी अवधि तक बाद में चल के 1940 से 45 तक बनने वाले अध्यक्ष रहे हैं। 2 बार बने हैं लेकिन एक बार बहुत लंबा समय यानी सबसे लंबा 5 वर्षों के कार्यकाल को संभालने वाले अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद 1921 की अधिवेशन की बात करें जो कि छूट गया था। इसके अध्यक्ष सीआर दास थे लेकिन जेल में थे, तो उनकी जगह पे हकीम अजमल खां को बनाया गया था और जो सीआर दास का जो भाषण था वो सरोजनी नायडू ने पढ़ा था 1921 में। 1924 का अधिवेशन बेलगाम में होता है, कर्नाटक में जो था। महात्मा गांधी इसमें अध्यक्ष बनते हैं क्योंकि सभी बड़े नेता जो थे जेल में थे, इसलिए गांधी जी अध्यक्ष बने। गांधी जी अध्यक्ष बनना स्वीकार नहीं कर रहे थे और सभी के न होने की वजह से गांधी जी अध्यक्ष बने और गांधी दास पैक्ट इसमें स्वीकृत हुआ। यानी गांधी जी और सीआर दास के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसमें उनके पार्टी को, स्वराज दल को विलय किया जाना था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहाँ पर अलग होते हैं। 1925 के अधिवेशन में कानपुर में जो होता है उसमें सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पेश करती हैं, लेकिन पास नहीं हो पाता है। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो नहीं, ये पास हो जाता है लेकिन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है पारित तो हो जाता है लेकिन पास नहीं हो पाता है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो है पहली बार यहाँ पर गाया जाता है सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में।
1926 के अधिवेशन की बात करें तो ये स्थान गुवाहाटी जो कि असम में है, श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस के नेताओं को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य बना दिया गया। 1927 के अधिवेशन की बात करें तो ये मद्रास में होता है। एम.ए. अंसारी इसके अध्यक्ष थे और यहाँ पर साइमन गो बैक के नारे दिए जाते हैं और विरोध प्रस्ताव साइमन का किया जाता है। पूर्ण स्वाधीनता को लक्ष्य यहीं पर बनाया जाता है। इसके बाद 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू जो थे वो अध्यक्ष बनते हैं और नेहरू रिपोर्ट एक तैयार किया जाता है, उसको स्वीकार करने का प्रस्ताव पास किया जाता है। 1929 अधिवेशन को अधिवेशनों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसका अध्यक्ष स्थान जो था लाहौर में और अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और कांग्रेस का लक्ष्य यहाँ पर परिवर्तित होकर अब पूर्ण स्वराज हो गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वराज नहीं। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया और चूंकि आज़ादी हमें 15 अगस्त जो है 1947 को मिल जाती है, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में तो मना लेते हैं, लेकिन हमारा जो संविधान जो है वो 26 जनवरी को लागू होता है। तैयार तो पहले से था, 2 महीना पहले से 26 नवंबर को ही, लेकिन हमने इंतजार किया चूंकि हम स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते आ रहे थे। तो नवंबर में जब हमारा तैयार हो गया था संविधान तो 2 महीना रुकने के बाद हमें जनवरी में 26 जनवरी को अगर हम लागू कर देते हैं संविधान को, तो इस दिन गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो कि 26 जनवरी से जो स्वाधीनता दिवस को मनाने वाली परंपरा जो प्रथा थी वो निरंतर कायम रही। ठीक है? इसी के वजह से 2 महीने रोक कर और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी यात्रा शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद 1931 का अधिवेशन कराची में होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है लागू करने के लिए। प्रस्ताव तैयार किए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू और इसके आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी इरविन या दिल्ली समझौता की स्वीकृति मिली और गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया कांग्रेस की तरफ से और गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है? 1931 के अधिवेशन के टाइम 43वां अधिवेशन 1934 में हुआ था बॉम्बे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन यहाँ पर किया गया था। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना किया गया था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। श्री कृष्ण जो है इसी खादी ग्रामोद्योग से संबंधित थे। अखिल भारतीय चरखा संघ की भी स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। मंत्री जवाहरलाल नेहरू, इसे स्वर्ण जयंती अधिवेशन भी कहा जाता है 1934 को। ठीक है? इसके बाद 50 वर्ष पूरे हो चुके थे, सॉरी 1800, हाँ 50 वर्ष पूरे हो चुके थे और कांग्रेस सोशलिस्ट की पार्टी का गठन किया गया यहीं पर 1934 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा और आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया इत्यादि सभी के एक साथ मिलने की वजह से। इसके बाद देखें कि 1935 में अधिवेशन नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा कि 1935 में अधिवेशन नहीं हुआ था। 1936 में अधिवेशन हुआ लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हुआ और कांग्रेस का नया लक्ष्य जो है समाजवाद अब यहाँ से निर्धारित किया गया। क्योंकि अब हम स्वाधीनता से ऊपर उठ चुके थे, स्वराज पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, तो पूर्ण स्वराज के बाद हमारे देश में जो भी रहने वाले लोग हैं उनमें समाजवाद की भावना को विकसित किया जाए और उनके लिए समाजवाद लागू कराया जाए। 50वां अधिवेशन 1937 में हैजपुर बंगाल में किया जाता है। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं और प्रथम ग्रामीण अधिवेशन ये होता है, यानी पहली बार ग्रामीण अधिवेशन यही होता है। 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम शुरू किया गया और 1938 का अधिवेशन की बात करें तो ये हरिपुरा में जो है इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है। हरिपुरा ध्यान रखिएगा, अब यहीं से फिर त्रिपुरी विवाद होगा। इसके बाद राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति इसके बाद रोमन लिपि लागू करने की अनुशंसा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ध्यान रखिएगा कि रोमन लिपि यानी अंग्रेजी को लागू करने के लिए अनुशंसा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1929 का अधिवेशन जो था त्रिपुरी में हुआ था जिसे त्रिपुरी विवाद भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में होता है और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनाए जाते हैं। इनकी और गांधी जी के प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया के हार के बाद गांधी जी ने यहाँ पर एक
अपना वक्तव्य दिया था कि सीतारामैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। इससे नाखुश होकर सुभाष चंद्र बोस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष अध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में खड़ा किया। विवाद के बाद बोस ने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना की। अंतरिम अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इसके बाद 1940 का अधिवेशन यहाँ से और 45 तक, 1940 से लेकर 1945 तक एक ही अध्यक्ष रहेंगे, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो रामगढ़ में ये 1940 में होता है, जो कि पहले बिहार और झारखंड एक ही था। अब झारखंड अलग हो गया है, तो ये रामगढ़ भी झारखंड में चला गया है। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन यहीं से प्रस्ताव पारित होता है। इस आंदोलन के कारण जो है कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया जाता है। अबुल कलाम आजाद 1940 से 45 तक सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए अध्यक्ष बने थे। चूंकि 1941 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए ये अध्यक्ष बने रहे, ठीक है। इसके बाद अब हम हमारा ये सिलसिला समाप्त हुआ किसका, कांग्रेस के अधिवेशन का। अब हम आगे बढ़ चलते हैं चरण में, यानी पहला जो राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो यहीं से शुरुआत होता है उदारवादी चरण, जो कि 1885 से 1905 तक चलता है। यानी इसमें उदारवादी रूप से मांग किया जाता है। उदारवादी लोग शामिल होते हैं। उदारवादी लोग अपने प्रार्थना अनुनय विनय से अंग्रेजों से विनती करते हैं ताकि उन्हें छूट दिया जाए। आजादी नहीं चाहते थे उदारवादी के चरण में, ठीक है। इसके बाद द्वितीय चरण होता है अति राष्ट्रवादी यानी उग्रवादी चरण, जिसे 1905 से 1909 के बीच में देखा जा सकता है। तृतीय चरण 1919 से 1947 में जो गांधीवादी चरण है, अंतिम युग जिसे कहा जाता है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि के रूप में मानी जाती है। उदारवादी चरण की बात करें तो विचारधारा उदार प्रकृति का था। इनकी नीति थी अनुनय विनय की नीति, यानी हैंड फोल्डेड नीति, यानी हाथ जोड़ने की नीति। इनकी 3P पॉलिसी के अंतर्गत प्रेयर था, प्रोटेस्ट था और पिटीशन था। प्रार्थना, प्रदर्शन और प्रार्थना पत्र था। उदारवादी नेता जो थे संवैधानिक तरीके से ही भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था में इनकी भरोसा थी कि अंग्रेज गलती नहीं कर सकते हैं, ये न्याय अच्छे से दे सकते हैं। महत्वपूर्ण नेता इनमें थे दादा भाई नौरोजी, मालवीय जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, सुब्रमण्यम अय्यर, MG रानडे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बहुत सारे और थे। प्रमुख घटना की बात करें तो 1892 का काउंसिल एक्ट जो आता है, उससे प्रमुख घटना के रूप में माना जाता है। उग्र राष्ट्रवादी की बात करें तो इसमें इसका अर्थ होता है कि जरूरत पड़ी तो हिंसा के लिए तैयार थे। इसमें युवा वर्ग का उदय था, उग्र प्रवृत्ति थी, यानी अंग्रेजों से लड़ जाने को तैयार थे। इसमें प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र से थे। लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे। बिपिन चंद्र पॉल जो थे वो बंगाल से थे। अरविंद घोष भी बंगाल से थे। तो लाल बाल पाल कहा जाता है। लाल से तात्पर्य लाला लाजपत राय, बाल से तात्पर्य बाल गंगाधर तिलक और पाल से तात्पर्य बिपिन चंद्र पाल थे। उग्र राष्ट्रवाद की मशाल जलाने का श्रेय जो है तिलक को जाता है। उग्र राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का कारण जो था, क्यों था कि क्यों आखिर उग्र राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है, तो इस पे विचार किया जाए तो सबसे पहला समझ में आता है कि कांग्रेस जो थे आम जनमानस से अभी दूर थे। वो सभी श्रमिक वर्ग से दूर थे, यानी श्रमिक वर्ग तक इनकी पहुंच नहीं थी। श्रमिक वर्गों की समस्याओं को ये नहीं समझ पा रहे थे, नहीं उठा रहे थे अपने मंचों से। और युवा वर्ग जो थे वो इनकी इस कार्यवाही के लिए दुखित थे। प्रारंभिक संस्थाएं जो थे कांग्रेस राष्ट्रवादी थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो थे, मिस्र की स्वतंत्रता, फ्रांस की स्वतंत्रता, सॉरी फ्रांस की स्वतंत्रता, टर्की की स्वतंत्रता, 1896 में अबिसिनिया यानी इथियोपिया ने इटली को पराजित किया, 1905 में जापान ने रूस को पराजित किया। जैसे एक भाव था इन्होंने जगा के रखा था कि यूरोपीय जो थे तो उनको कोई हरा नहीं सकता था। ये भावना जो था ये सभी भारतीयों के मन में डाल चुके थे, जिससे क्या हुआ कि कुछ-कुछ घटनाएँ हुई। जैसे मिस्र की स्वतंत्रता, तो मिस्र में स्वतंत्रता मिली, फारस में स्वतंत्रता की एक कांसेप्ट आई, फ्रांस में स्वतंत्रता की कांसेप्ट आई, टर्की में स्वतंत्रता की कांसेप्ट आई, तुर्की में। और इसके बाद जापान ने जो 1905 में रूस को पराजित कर दिया, तो इससे हुआ कि नहीं, हम भी पराजित कर सकते हैं। तो ये सभी भावनाओं के साथ जो यहाँ के युवा वर्ग थे, वो सभी
टाइम टाइम पे उत्तेजित होते रहते थे और उग्र होते रहते थे कि ये ज़्यादा अत्याचार हम नहीं सह सकेंगे। असंतोष की भावना भी थी। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस पर कहा कि हम सब रोटी मांगने आए थे, पर मिला क्या? पत्थर। इसके बाद प्रमुख घटना पे अगर हम विचार करेंगे तो इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण में जहाँ की हम गांधी युग से पढ़ चुके हैं, तो सबसे हमें बंगाल विभाजन पढ़ना है, स्वदेशी आंदोलन पढ़ना है, बहिष्कार आंदोलन पढ़ना है, मुस्लिम लीग का गठन पढ़ना है, सूरत विभाजन पढ़ना है, मार्ले मिंटो सुधार पढ़ना है, इसके बाद दिल्ली दरबार पढ़ना है, प्रथम विश्व युद्ध हमें पढ़ना है, लखनऊ समझौता, होम रूल लीग, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ना है और इसके बाद की सभी घटनाएं हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो विभाजन की ढांचा जो है बंगाल की बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, एक पश्चिमी बंगाल, एक पूरब बंगाल। जो पूरब बंगाल की राजधानी यहाँ पे कोलकाता को बनाया गया और इसको ढाका को बनाया गया, ढाका को। ठीक है। जनसंख्या को जो थी 5 करोड़ 40 लाख रखा गया, 5 40 करोड़ रखा गया और जिसमें क्या किया गया कि 4 करोड़ जो है 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे और 90 लाख मुस्लिम थे। ये पश्चिमी बंगाल की विभाजन की बात है और यहाँ पर 3 करोड़ 10 लाख लोग यहाँ पर थे। कहाँ पर? पूर्वी ढाका में। यहाँ पर मुस्लिमों को किया गया 1.8 लाख, यानी 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम को रखा गया और यहाँ पर 1.20 जो है हिंदू को रखा गया, यानी दोनों को आपस में बांट दिया गया कि एक दोनों में हिंदू मुस्लिम को रखा गया। इसके बाद बंगाल विभाजन 1905 के प्रमुख अधिकारी जो थे कौन कौन थे? तो गृह सचिव रिजले थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर थे और भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन जो थे। ठीक है। महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो 19 जुलाई 1905 को विभाजन प्रस्ताव पेश होता है, 20 जुलाई को पारित होता है और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है और स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की जाती है। 16 अक्टूबर को 1905 को विभाजन लागू हो जाता है। इसके बाद देखें कि 16 अक्टूबर को मनाए गए जो दिवस हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर कौन कौन से दिवस मनाए गए? एक शोक दिवस है, जन एकता दिवस, मैत्री दिवस और रक्षाबंधन दिवस। ये सभी भाईचारे को बढ़ाने के लिए मनाया गया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर मनाया गया। इसमें कथन दिया गया कि विभाजन एक निर्मम भूल है। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। विभाजन हमारे ऊपर बम यानी वज्र की तरह गिरा है, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा है। और भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं, मुस्लिम पत्नी मुझे बेहद प्रिय है, ये फुलर ने कहा है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था। इसके बाद बात करें कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ, ये महात्मा गांधी ने कहा। यानी जो यहाँ के लोग थे वो वास्तविक रूप से तब जगे हैं जब बंगाल विभाजन हुआ है। बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा है। ठीक है। तो ये सभी कथन है जो कि पूछा जाता है। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि हम जितने भी कंटेंट प्रदान कर रहे हैं, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे पूरे सर्च करके देख लीजिएगा, एक टॉपिक पे इतनी समग्र रूप से जानकारियां आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की पृष्ठभूमि की बात करें तो बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन जो थे 1899 से 1905, जो इसी टाइम में ये लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था या फिर वायसराय था। इसका वास्तविक लक्ष्य था कि मुस्लिम ब्रिटिशों को सपोर्ट कर रहे, जो मुस्लिम हैं वो ब्रिटिश को सपोर्ट करें, इसके लिए कदम उठाना शुरू किया ताकि हिंदू को हम कमजोर कर सकें। तो ढाका के जो नवाब सलीमुल्लाह थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसे मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहा गया, जिसमें पूर्वी बंगाल के सभी बड़े मुस्लिम नेताओं को बुलाया गया। इसका उद्देश्य था कि राजनीतिक संगठन बनाना। ठीक है, एक राजनीतिक संगठन मुसलमानों की होनी चाहिए, ये सलीमुल्लाह ने एक कॉन्फ्रेंस करके बुलाया और 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग नामक एक पार्टी का गठन हुआ। मुस्लिम लीग का नाम जो है आगा खान ने दिया था। सलीमुल्लाह खां के निर्देशन में बैठक हुआ और आगा खान ने मुस्लिम लीग पार्टी का नामकरण किया। इस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो था, जिसका सचिव जो था डनलप स्मिथ था। स्मिथ ने अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कबोल्ड को कहा कि 15 सदस्यीय शिष्टमंडल को लेकर वायसराय से मिलो। ये लॉर्ड मिंटो ने कहा था। ठीक है, अलीगढ़ के प्रिंसिपल से। इसके बाद पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांगा, उसको मान लिया गया अंग्रेजों के द्वारा
और विधानमंडल में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग की है। तो ये भी माना गया। तो यानी मुस्लिमों को बढ़ावा दिया गया ताकि मुस्लिम जो है अंग्रेजों को सपोर्ट करें और हिंदुओं को अलग किया जाए और हिंदुओं को तोड़ा जाए। मुस्लिम शैक्षणिक संस्थान संचालन हेतु वित्तीय सहायता मांग रहे थे, इसको भी माना गया। वायसराय जो है 3 मांगों को मान लिया। ये तीनों मांग है, इन तीनों मांगों को मान लिया और ब्रिटिश हुकूमत ने मुस्लिम लीग से भी मांग रखी। तो ब्रिटिश हुकूमत से जो है वो उन्होंने इंग्लिश जो मुस्लिम लीग है उससे मांग रखी कि भारतीय मुसलमानों के बीच ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादारी पैदा करनी है। यानी जो मुस्लिम लीग के नेता हैं वो मुस्लिमों से जो ब्रिटिश हुकूमत है उसके प्रति वफादारी पैदा करो और ब्रिटिश हुकूमत के प्रति प्रत्येक नीति का समर्थन करना होगा, चाहे वो आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, आपको समर्थन करना होगा। मुस्लिम लीग के मुख्यालय जो है लखनऊ में बनाया गया। पृष्ठभूमि डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की एक पुस्तक है इंडियन मुसलमान, इसमें बताया गया, इसमें पूरी तरह से बताया गया है कि कैसे मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति वफादार बना दिया गया। मुस्लिम लीग की प्रथम अधिवेशन 1907 में कराची में होती है और द्वितीय अधिवेशन 1908 में अमृतसर में होती है। इसके बाद 1906 की जो अधिवेशन है कांग्रेस की, अब कांग्रेस की अधिवेशन की बात करें 1906 की, कि उदारवादी चाहते थे कि अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी बोस बने और उग्रवादी राष्ट्रवादी चाहते थे कि जो कि तिलक और लाला लाजपत राय बने। भूपेंद्र नाथ बसु ने मध्यस्थता करी तथा दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। 4 प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि सभी प्रस्ताव को पारित किया गया। और सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने, ये तो फैक्ट है। सूरत विभाजन की पृष्ठभूमि की बात करें तो उदारवादी नेता नाराज थे क्योंकि वे चाहते थे कि आंदोलन जो है केवल बंगाल तक सीमित रखें। कौन आंदोलन? स्वदेशी और बहिष्कार। तो सूरत विभाजन जो कि सूरत अधिवेशन था उसका अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। स्थान नागपुर में था। सूरत जो है उग्रवादियों का गढ़ था। इसके बाद इस आंदोलन में अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता पर चप्पल फेंका गया। अफवाह फैली कि उपरोक्त 4 प्रस्ताव भी रद्द होगा एवं उदारवादी पर उग्र राष्ट्र वाले का संशय। इन सभी कारणों से यहाँ कांग्रेस का विभाजन हुआ। नरम दल की बात करें तो नरम दल एवं अंग्रेजों ने फायदा उठाया, गरम दल एवं अंग्रेजों ने फायदा उठाया। प्रमुख 4 नेता जो कि लाल बाल पाल और घोष थे उन पर दमनात्मक निम्न कार्यवाहियां शुरू हुई। जब ये अलग हो गए तो इन पर कार्यवाहियां शुरू हो गई। तिलक जो थे मराठा और केसरी पत्रिका में छपे लेख को, इनके लेख जो छपे थे मराठा और केसरी जो साप्ताहिक और दैनिक पत्रिका थी, उनको देशद्रोही बताकर मांडले जेल में 6 वर्ष के लिए सजा सुनाई दी गई और 8 से 14 तक बर्मा के मांडले जेल में रहे तिलक। और लाला लाजपत राय जो थे वो विदेश चले गए थे और बिपिन चंद्रपाल राजनीति से संन्यास ले लिए और अरविंदो घोष जो थे अलीपुर बम कांड में जेल चले गए और चित्तरंजन दास ने इन सभी को छुड़ाया और पुडुचेरी में आश्रम बनवा चित्तरंजन दास ने अरविंदो घोष को छुड़ाया और इन्होंने भी अरविंदो घोष भी अब पुडुचेरी में अब आश्रम बनाकर रहने लगे। इसके बाद 1908 में अलीपुर बम कांड होता है, 1908 में, जिसे मुजफ्फरपुर बम कांड कहते हैं। ठीक है। बंगाल में किंग्सफोर्ड के दमनात्मक कार्य से खुश होकर, किंग्सफोर्ड जो था बंगाल में दमनात्मक कार्य किया जो बंगाल विभाजन के समय में, उसे जज के रूप में मुजफ्फरपुर भेजा गया। तो उनसे रुष्ट थे कौन? यहाँ के भारतीय। तो उनमें प्रफुल्ल चाकी और जो खुदीराम बोस थे उन्होंने किंग्सफोर्ड की पर बम फेंका और किंग्सफोर्ड बच गया। जो कैनेडी थे उनके पत्नी को लगा और प्रफुल्ल चाकी को घेर लिया गया एवं स्वयं जब घेर लिए गए तो इन्होंने स्वयं को गोली मार दी और खुदीराम बोस जो है पैदल भागे। 30-35 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान बीना जो है जो रेलवे स्टेशन समस्तीपुर पूसा में है वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। तो खुदीराम बोस जो थे वो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। अब बात 1909 का मार्ले मिंटो सुधार यानी भारतीय परिषद अधिनियम की करें तो मार्ले जो थे भारत के राज्य सचिव थे, मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे। तो मुस्लिम लीग से यह किया गया वादा कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करेंगे हम आपके लिए, उसको पूरा किया गया। लॉर्ड मिंटो ने मार्ले से कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और ये भारतीयों को जरूर डसेंगे। ये मिंटो का कथन था, मार्ले से कहा था। ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि नाग के लिए दांत। इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये गांधी जी का कथन था। ठीक है। अब आगे बात करते हैं दिल्ली दरबार की। तो ब्रिटेन में जब भी शासक बदलता तो उनके सम्मान में भारत में एक शाही आयोजन होता था, उसे ही दिल्ली दरबार कहा गया। कुल
3 दिल्ली दरबार आयोजित किए गए हैं, ठीक है, भारत में। एक 1877 में, 1903 में दूसरा और तीसरा जो है 1911 में। 12 दिसंबर 1911 को राजा बने थे जॉर्ज पंचम और महारानी थी मैरी। भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था और राजधानी का स्थानांतरण जो है कलकत्ता से दिल्ली किया गया। अरुणडेल समिति की अनुशंसा पर बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, यानी एक अरुणडेल नामक समिति बनी जिसकी अनुशंसा थी कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाए। तो इसी दरबार में बंगाल का विभाजन रद्द किया जाना था। तो बंगाल का पुनर्गठन किया जाना था, यानी रद्द करके पुनर्गठन बिहार और उड़ीसा अलग किया गया, जिसकी घोषणा 1911 में की गई और लागू किया गया 1912 में। यहीं से बिहार एक नया राज्य बना, बिहार प्लस उड़ीसा। बिहार प्लस उड़ीसा प्लस झारखंड, ये तीनों मिलाकर एक राज्य बने और बंगाल ये अलग हो गया 1912 में। इसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केस क्या हुआ कि इसके बाद 1912 में जो है हार्डिंग बम कांड, यानी दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था बग्घी पर सवार होकर चांदनी चौक पर जा रहा था, जहां पर बम विस्फोट हुआ, जिसमें कुल 13 लोग गिरफ्तार हुए। 4 मुख्य थे, अमीर चंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और दीनानाथ, जो कि सरकारी गवाह बन गया और गवाही दे दिया कि ये लोग शामिल थे। तो दिल्ली षड्यंत्र केस जाना जाता है, जो कि दिल्ली दरबार के समय में ही लागू हुआ था। हम विश्व युद्ध की बात करें तो ये 1914 से 1918 के बीच में हुआ। जून 1914 में शुरू होता है। इसी समय भारत में स्वशासन और लखनऊ समझौता का दौर चल रहा था। मुस्लिम लीग ने आपात बैठक बुलाई और कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी निभाएंगे। ये मुस्लिम लीग ने कहा था। मुस्लिम लीग अधिवेशन 1916 में के लखनऊ में कहा था। देखिए, विश्व युद्ध में एक मित्र राष्ट्र थे और एक धुरी राष्ट्र। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। मित्र राष्ट्र में कौन शामिल थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था, रूस था, जापान था, यूएसए था। धुरी राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, ये सभी शामिल थे धुरी राष्ट्र में। नेक्स्ट है होम रूल लीग की बात करें तो होम रूल जो है आयरिश शब्द है जिसका अर्थ स्वशासन होता है। आयरिश नेता जो रेडमांड थे, इन्होंने पहली बार होम रूल की स्थापना की, जबकि भारत में प्रारंभकर्ता एनी बेसेंट थी। तो पहली बार कौन थी? रेडमांड आयरिश नेता थे। बाद में बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े और उद्देश्य था कि भारत में स्वशासन की प्राप्ति करना। तिलक का होम रूल जो था 1914 में जेल से निकलने के पश्चात स्टार्ट किए थे। अप्रैल 1916 में सबसे, देखिए, 2 होम रूल हुए थे भारत में। होम रूल एक हुआ था अप्रैल 1916 में और एक हुआ था सितंबर 1916 में। अप्रैल 1916 में जो था पहले शुरू हुआ था, चूंकि ये सितंबर में, तो इसका तिलक ने किया था। तो तिलक ने किए थे, तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही ज्यादा तक, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही सक्रिय थे कुछ क्षेत्रों में, लेकिन ये पूरे भारत में था। एनी बेसेंट ने शुरू किया था ये पूरे भारत में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जो तिलक का होम रूल था, इसका मुख्यालय पूना था। अध्यक्ष जो जोसेफ बपिस्टा थे और सचिव एनसी केलकर थे। ये कहीं कहीं पूछा गया है। और इसके प्रचार का माध्यम था पत्रिका। कौन? मराठा और केसरी। मराठा जो था इंग्लिश में था और केसरी जो था मराठा में था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मराठी भाषा में था। इसका उद्देश्य स्वशासन की प्राप्ति करना था और कार्य क्षेत्र था महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर बाकी सभी महाराष्ट्र में, जैसे कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत इत्यादि सभी में ये तिलक एक्टिव थे। इसके बाद एनी बेसेंट के होम रूल की बात करें तो ये सितंबर 1916 में शुरू हुआ था। इसका मुख्यालय अडयार यानी मद्रास में था। अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। प्रचार प्रसार का माध्यम इनका भी पत्रिका था, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कार्य क्षेत्र था संपूर्ण भारत, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर। होम रूल के समय ही तिलक का 2 स्टेटमेंट था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। और दूसरा था कि भारत अब उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। उसके पालक को चाहिए कि वे उसका वाजिब हक दें, अन्यथा जनता को इसका वाजिब हक लेना आता है। चूंकि ये गर्म दल के प्रतिपादक थे और गर्म दल से संबंधित रखते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। तिलक के होम रूल को अवैध करार दिया गया, तो उनकी पैरवी जो है मोहम्मद अली जिन्ना और एनसी केलकर ने की। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका विरोध किया था
और वह सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्यों को होम रूल लीग के सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी थी। और यूएसए में होम रूल लीग जो है 1915 में लाला लाजपत राय और लंदन में होम रूल लीग जो 1912 में डी ग्राहम पोल ने किया था। नेक्स्ट देखें लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में 1915 में बॉम्बे में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य मिले थे, जिनका प्लान था कि 1916 के अधिवेशन में एक होना था। 1914 में तिलक जेल से निकलकर आंदोलन गतिविधि को तेज किए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता जो है मोहम्मद अली जिन्ना एवं तिलक के प्रयास से हुआ और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग को स्वीकार कर लिया, जिसका विरोध जो है मदन मोहन मालवीय ने किया। ठीक है। नरम दल और गरम दल में समझौता एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से हुआ था और राजकुमार शुक्ल जो है प्रथम किसान जो कि कांग्रेस के मंच से संबोधन किया, पहली बार इसी अधिवेशन में दाखिल हुए थे। पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था और होम रूल लीग जो है मर्ज 1918 तिलक और एनी बेसेंट जो थे इन दोनों का मर्ज हुआ था 1918 में। अब बात करें रॉलेट एक्ट की, सॉरी रॉलेट एक्ट, तो इसके कारण क्या थे कि रॉलेट एक्ट का चंपारण में गांधी की जीत हो चुकी है। इधर ध्यान रखिएगा कि 1917 में चंपारण में गांधी जी की जीत हो चुकी है। मुस्लिम लीग जो है और कांग्रेस जो है साथ एक साथ जुड़ चुके हैं, तो इसलिए जो राष्ट्रवादी आंदोलन है ये भी शुरुआत तेज हो सकती है। नरम दल और गरम दल भी मिल चुके हैं, इसलिए भी जो गतिविधियां हैं वो तेज हो जाएंगी और अंग्रेज इससे परेशान होंगे और राष्ट्रवादी गतिविधियां तेज होने के कारण इन्होंने सोचा कि एक ऐसा कानून लाएं जिससे कि सभी गतिविधियों पर काबू पाया जाए। तो 17 दिसंबर 1917 में लंदन जो है एससी के जज जो थे हाईकोर्ट के, लंदन हाईकोर्ट के जज जो थे सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक समिति बनी जो इसकी जांच कर अपनी रिपोर्ट 1918 में सौंपी, जिसका फैसला था कि बड़े और कड़े कानून भारत में लाए जाना चाहिए। तो फिर एक कानून का गठन होता है, कानून का नाम दिया जाता है द अनार्कियल ऑफ द रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो है, जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। प्रावधान था कि दंडाधिकारी शक के आधार पर किसी भी वक्त किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसका अन्य नाम भारतीय लोगों ने दिया काला कानून, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। 18,000 प्लस व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गांधी जी ने अनुचित और स्वतंत्रता विरोधी कानून इसे बताया है कि इस प्रकार आप नहीं कर सकते हैं, बिना किसी शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करना अनैतिक है। देशव्यापी हड़ताल हो रही है काला कानून के विरोध में। स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में रॉलेट एक्ट के विरोध किया। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जो अभी रॉलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली में किसने विरोध किया है? स्वामी श्रद्धानंद। पंजाब में कौन किया है? तो लाला लाजपत राय कर रहे थे वहाँ पे। पंजाब में व्यापक विरोध के कारण गांधी जब पंजाब जा रहे थे तो बीच में हरियाणा पलवल है, वहाँ पर गिरफ्तार कर मुंबई भेज दिया गया। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जो थे वो गिरफ्तार हो चुके थे, चूंकि वे दोनों हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड रखते थे। तो अ, इन दोनों के बीच में एक सामाजिक सद्भाव की मैसेज जाता है पूरे भारत में। पंजाब का जो हेड गवर्नर था माइकल ओडायर था और सेना का कमांडर था रेजिनॉल्ड ओडायर था। इसके बाद विरोध जो है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन गिरफ्तारी के विरोध में उन दोनों को कर दिया जाता है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को। इसके गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा किया जाता है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन। माइकल डायर के आदेश पर रेजिनोल्ड डायर ने 150 सैनिक के साथ 379 लोग को मार देता है। ठीक है। एक बच्चा जो है उधम सिंह नामक 1940 में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की। ये सभी घटना का प्रत्यक्षदर्शी था, उसके परिवारजनों की भी हत्या हो चुकी थी इसमें, इसलिए उन्होंने लंदन में जाकर माइकल ओडायर की हत्या की। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वहां पर वापस कर देते हैं और शंकरन नायर जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो शामिल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सीएफ एंड्रूज जो थे उन्होंने कहा कि जानबूझकर की गई एक क्रूर हत्या थे। सीएफ एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है। मॉन्टेग्यू निवारक हत्या और जो डेविड कैमरून जो उस समय पीएम थे, ब्रिटिश इतिहास की शर्मनाक हत्या इन्हीं के काल में हुआ था। इसके बाद देखें कि जांच समिति एक बैठती है, हंटर कमीशन, और कांग्रेस अपनी ओर से बैठाता है तहकीकात समिति, अंग्रेज बैठाते हैं हंटर कमीशन। ये अंग्रेजों द्वारा बैठाया गया। कुल 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे।
इन भारतीयों में शामिल थे चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। 1920 में जो रिपोर्ट आती है इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड का, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होना चाहिए। तो इसमें कहा गया कि थोड़ा ज़्यादा बल का प्रयोग किया गया, जबकि 379 लोग सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मारे जाते हैं, तो इसमें बस इतना कहा गया कि थोड़ा ज़्यादा बल का प्रयोग किया गया। ब्रिटिश संसद में इसे उपाधि प्रदान की जाती है कि ये ब्रिटेन का शेर है, किसे? माइकल ओडायर को। ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा जाता है, 2600 पाउंड का इनाम भी दिया जाता है, यानी कुल मिला के इस पे कोई ग्लानि नहीं होती है अंग्रेजों को। इसी वजह से और ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर माइकल ओडायर की हत्या, जब उसे मेहमान नवाजी और फिर उसको उपलब्धियों को वहाँ पे बयान करके और पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था, उसी टाइम में मारे। सभी ने उसे ऊधम सिंह को पागल घोषित करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन ऊधम सिंह ने कहा कि मैंने जोश और होश में मारा है इसे, मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड की बदला का परिणाम यहाँ पर दिया हूँ। कांग्रेस तहकीकात समिति की का गठन करती है। इसके अध्यक्ष मालवीय जी को बनाया जाता है। इसमें सदस्य जो गांधी जी हैं, उन्होंने रिपोर्ट को लिखा है, सी आर दास शामिल होते हैं, मोतीलाल नेहरू और जयकर भी शामिल होते हैं। इसकी अनुशंसा थी कि हंटर कमीशन रिपोर्ट की आलोचना और माइकल ओडायर इसका जिम्मेदार है, इस तहकीकात समिति के ओर से। और मरे लोगों के परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाए, सरकारी नौकरी दिया जाए और उनके बच्चे को फ्री शिक्षा दिया जाए, इत्यादि सभी होता है। इसके बाद चलता है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि है कि प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 18 तक जो होता है, जो ब्रिटिश बनाम तुर्की होता है ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, इसमें 10 अगस्त 1920 में सेवराय या सेवर्स की संधि से खलीफा पद को समाप्त किया जाता है। इसके वजह से भारतीय मुसलमानों में रोष रहता है और भारत में जो अली बंधु हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली ने विरोध किया और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। खिलाफत आंदोलन की बैठक जो है 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में होता है, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। खिलाफत आंदोलन के अन्य सदस्य थे अली बंधु, अबुल कलाम आजाद, अजमल खान और अब्दुल बारी। इसका उद्देश्य है खलीफा के पद की पुनर्स्थापना। जून 1920 में इलाहाबाद की बैठक में खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन में मिला दिया गया। खिलाफत दिवस जो है 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया, ठीक है। इसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार की बात करें, जो कि छूट गया है, तो बंगाल विभाजन के वजह से स्वदेशी और बहिष्कार मनाया गया। नेताओं ने माना कि अब पद्धति, मामूली सभा, प्रस्ताव यानी 3P जो है, प्रेयर, पटिशन और प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वे व्यापारी हैं और उन्हें क्षति पहुंचाना आवश्यक है। कौन व्यापारी हैं? अंग्रेज। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल के बैठक में अध्यक्षता जो कि रविंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे, उन्हें स्वदेशी का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्रा का था, जिनकी पत्रिका जो संजीवनी थी, उन्होंने ही दिया था। कार्यक्रम था कि विदेशी वस्तुओं का अब हमें बहिष्कार करना है, ताकि उनका सामान यहाँ भारत में न बिक सके। माचिस, सलाई, मादक पदार्थ, कपड़ा, साबुन, सरकारी नौकरी, उपाधि आदि का बहिष्कार करना है और अपने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना है। इनका लक्ष्य था कि आत्मनिर्भर स्वदेशी उद्योग, क्योंकि बंगाल में पहली बार स्वदेशी केमिकल फैक्ट्री बनती है, पीसी राय ने खोला था। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप उन्होंने पहली केमिकल फैक्ट्री खोला था। ठीक है। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ अंग्रेजों की, क्योंकि हम लोग अपना स्वयं का बनाने शुरू कर दिए। कार्लाइल सर्कुलर जो था, भारत के मुख्य सचिव R.W. कार्लाइल स्कूल और कॉलेजों के बहिष्कार के फलस्वरूप R.W. कार्लाइल ने जिला दंडाधिकारी को चिट्ठी लिखा और सख्त हिदायत दी कि यदि स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी इस आंदोलन में शामिल होते हैं तो उनके विद्यालय की सरकारी सहायता बंद कर दी जाए। इसी को कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि स्कूल के अगर विद्यार्थी शामिल होते हैं तो उनकी सरकारी सहायता जो विद्यालय को मिल रहा था, उनको बंद करने का आदेश दिया सर्कुलर ने। 1906 के अधिवेशन में 4 बड़े प्रस्ताव पारित हुए: स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में स्थापित कांग्रेस द्वारा किए गए अनेक जिसके अंतर्गत बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई 1906 में, और पहला प्रिंसिपल अरविंदो घोष को बनाया गया, जो कि BN कॉलेज कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन को ही आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। महाराष्ट्र में तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय,
दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई इत्यादि सभी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। एच डब्ल्यू नेविंसन जो ब्रिटिश पत्रकार थे, इन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन एक किताब लिखा है इस पर, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत एक लिखा है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो बताइए हमारा ये आधुनिक इतिहास का ये एपिसोड कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आने वाला है। तो ठीक है, निरंतर पढ़ते रहिए और आप अपना साथ हमें बनाए रखिएगा। धन्यवाद, आपका समय शुभ।